ओफो नीतू, ये सब क्या है यार? तू मेरी बर्थडे पार्टी में कैसी ड्रेस पहन कर आ गई? यहाँ मेरी इतनी अच्छी अच्छी सहेलियां आई हुई हैं, इतने क्लासी से कपड़े पहने हुए, और तू ये क्या अजीब सा बेढंगा सा सूट पहन कर आ गई? प्रिया, तू जानती है ना ये सूट मेरी माँ ने अपनी साड़ी से बनाया मेरे लिए, वो भी कितने प्यार से, और तू ऐसे बोल रही है? ओफो, ये चाची जी भी ना कभी पुरानी चादर को काट कर उसके पर्दे बना देती है, तो कभी उसका मेज पोछ, उनका भी कुछ समझ नहीं आता। खैर छोड़। और सुन, तू ये जो भी छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आई है ना, उसे अभी छुपा ले, कहीं गलती से मेरी फ्रेंड्स ने खोल लिया तो कितना मजाक उड़ाएंगी मेरा कि तेरी कजिन क्या उठाकर लाई है। दरअसल नीतू और प्रिया दोनों चचेरी बहनें थी। जहाँ प्रिया की फैमिली अच्छे पैसों वाली थी, तो वहीं नीतू का परिवार गरीब था, इसलिए प्रिया को अक्सर अपनी अमीरी पर घमंड रहता था। कुछ समय बाद प्रिया की शादी एक बड़े घर में हो गई। हाँ प्रिया, और तू ही तो एक मेरी बहन है, तू शादी में नहीं आएगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। और तुझे पता है ये शादी हम अपने गांव के पुश्तैनी उस घर में कर रहे हैं जो नदी किनारे है। माँ का बड़ा मन था कि शादी वहीं से हो। क्या तू नदी किनारे उस छोटे से कच्चे घर में शादी करेगी? ओह हाँ, वैसे भी तुम लोग के पास इतने पैसे तो है नहीं जो शहरों में की हुई शादी का खर्चा उठा सके, और वैसे भी उस दिन इनके बेस्ट फ्रेंड की भी शादी है तो हमें वहाँ जाना है, और वैसे भी मेरे ससुराल वाले इतनी छोटी शादी में नहीं जाते। एक काम करो, तुम ये कार्ड और ये मिठाई भी वापस ही ले जाओ। वो क्या है ना, मेरे ससुराल वाले तो बड़े बड़े आउटलेट की मिठाइयाँ खाते हैं, ये नुक्कड़ में बैठे हुए हलवाइयों की नहीं, वो बेकार में इन्हें कुत्तों को डाल देंगे। अच्छा देख, अब मैं तो आ नहीं पाऊंगी, तो तू ऐसा कर कि 11,000 मेरी तरफ से शगुन के तौर पर रख ले, इससे अपने लिए कोई ढंग की साड़ी ले लियो, नहीं तो कहीं पता चले चाची जी शादी वाले दिन के लिए भी तेरे लिए कहीं पर्दे का ही डिजाइन किया हुआ कोई लहंगा पहनाते। ये सुनकर नीतू और उसकी माँ शर्मिंदा हो जाती हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तू मेरी बहन होकर शादी में नहीं आ सकती तो मैं भी ये शगुन नहीं लूंगी। चलो माँ। नीतू अपनी माँ के साथ मिठाई का डब्बा और कार्ड लेकर चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन आया। नीतू दुल्हन बनकर अपने नदी किनारे उस घर में पहुंची हुई थी, लेकिन जब प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ अपने पति के दोस्त की शादी अटेंड करने वहाँ पहुंची तो हैरान रह गई। अरे ये तो हमारा पुराना घर है, इसका मतलब इनके दोस्त की शादी नीतू से हो रही है। अब तो इनको भी पता चल ही जाएगा कि मेरी चचेरी बहन है। इससे पहले कि इनको कहीं और से पता चले, मैं ही इन्हें बता देती हूँ कि जिससे इनके दोस्त की शादी हो रही है वो मेरी कजिन है। अब प्रिया अपने पति को सारी बात बता देती है। शादी में आए सभी मेहमान उस नदी किनारे हो रही शादी की खूब तारीफ कर रहे थे। वाह वाह, शादी के लिए ये जगह कितनी परफेक्ट है ना, शोर शराबे से दूर और शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह से इस एकांत जगह में ये सब कितना अच्छा लग रहा है। सुना है दुल्हन के कहने पर दूल्हा भी झट से इस जगह के लिए मान गया, नहीं तो उसे कौन सी कमी थी, खूब बड़े घर का लड़का है वो है। लेकिन जो भी कहो, वेन्यू एकदम परफेक्ट है ये। प्रिया ये सब सुनकर चुप थी। शादी की रस्में शुरू होती हैं। नीतू ने प्रिया की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। प्रिया को ये सब बहुत अजीब लगा। अब प्रिया जानबूझकर नीतू से बात करने की कोशिश करने लगी। जब शादी संपन्न हो गई तब प्रिया सुनील से बोली, सुनील जी, आपको इतनी छोटी शादी करने की क्या जरूरत थी? आपको तो पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रिया भाभी, नीतू का मन था शादी बहुत सिंपल हो और मंदिर में हो, इसीलिए मैंने सिंपल शादी की है अपनी लवली वाइफ के कहने पर। चलो जी, अब हो गई शादी, अब तो आप भाभी हमारे दोस्त का ख्याल रखना, अब तक तो हम रखते आए हैं। राकेश की बात सुनकर नीतू मुस्कुरा दी। राकेश और सुनील दोस्त थे, इसलिए अक्सर घूमना फिरना, पार्टी करना, कहीं आना जाना दोनों का साथ ही होता था। इसी वजह से प्रिया और नीतू की भी मुलाकात हो जाती थी। नीतू, तूने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तूने इतने पैसे वाले घर का लड़का फांस रखा है। देखो प्रिया, कल तक तुम मेरी सहेली थी, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुन लेती थी, बर्दाश्त कर लेती थी, पर अब नहीं। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना सीखो। मैंने सुनील जी को फांसा नहीं है। सुनील जी और मैं एक शादी में मिले थे, वहीं सुनील जी को मैं पसंद आ गई थी और मुझे भी वो बहुत अच्छे लगे थे। सुनील जी मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, उन्हें मैं पसंद थी और अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मेरी ससुराल है, मेरा परिवार है, तो प्लीज इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा चिपक रही हूँ? वो तो राकेश और सुनील आपस में दोस्त हैं, इसलिए हम तुम साथ आ जाते हैं, वरना मेरा भी मन नहीं करता तुम्हारे साथ कहीं घूमने का। प्रिया की हरकतों की वजह से आज नीतू उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि प्रिया बहुत घमंडी और दूसरों की बेइज्जती करने वाली लड़की है, इसलिए उसने प्रिया से दोस्ती के सारे नाते तोड़ दिए थे। प्रिया माँ बनने वाली थी, पर उसके मम्मी पापा लंदन में थे, क्योंकि उसकी भाभी को भी बच्चा होने वाला था। इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। यहाँ प्रिया की सास की तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से प्रिया बिल्कुल अकेली पड़ गई। प्रिया बहू, थोड़े नौकर चाकर और रख लो ताकि तुम्हें कोई काम न करना पड़े। मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया पौष्टिक खाना बना देती जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सही होता। कहो तो किसी रिश्तेदार को बुला लेते हैं थोड़े दिन के लिए, प्रिया बहू को आराम मिल जाएगा। तुम नहीं जानते हो, रिश्तेदार तो बहाना बना देते हैं कि समय नहीं है। अब कोई बेटी तो है नहीं हमारी जो कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती। इकलौता बेटा है राकेश। प्रिया, तुम अपनी सहेली नीतू को क्यों नहीं बुला लेती हो? तुम्हें उसका सहारा हो जाएगा। तुम दोनों तो पक्की सहेलियां हो और सुनील को भी कोई परेशानी नहीं होगी। नीतू, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी।
अचानक नीतू और सुनील आ जाते हैं। नीतू के हाथ में एक बड़ा बैग और अटैची थी। अरे भाई, नीतू ने तो सुबह से शोर मचा लिया कि मेरी सहेली अकेले परेशान हो रही होगी। अब देखो, सारा बोरिया बिस्तर पैक करके अपनी सहेली की सेवा के लिए आ गई है हमारी धर्मपत्नी। हाँ, मुझे पता चला आंटी अंकल लंदन गए हुए हैं। आंटी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर नीतू, तुम्हारी शादी को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम राकेश जी और अपने ससुराल को छोड़कर मेरे पास रहोगी। पीछे से परेशानी नहीं होगी? कोई कुछ कहे ना। अरे प्रिया भाभी, हमारे घर में सबको पता है सुनील मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरे भाई जैसा है, और नीतू ने कहा कि आप उसके लिए बहन जैसी हो। हाँ तो और क्या, अब ऐसे समय में मेरी बहन की सेवा मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैं भी तो बच्चे की होने वाली मौसी हूँ। प्रिया की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे और दोनों सहेलियों के बीच जो भी गिले शिकवे थे सारे खत्म हो जाते हैं। नीतू के आ जाने से प्रिया को बहुत सहारा हो गया। नीतू उसका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मुन्ना की मौसी को बधाई हो। अब बस जल्दी से तुम्हारे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं तो यही चाहती हूँ। अभी नहीं, पहले तू इसे संभालने वाली हो जा, उसके बाद मैं इस बारे में प्लान करूंगी, क्योंकि मुझे भी तो अच्छे से तुझसे अपनी सेवा करवानी है। ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगी मेरे होने वाले बच्चे की मौसी को। और फिर हॉस्पिटल का कमरा खुशी और हंसी के ठहाकों से भर गया। पालमपुर गांव में रहने वाली करुणा की शादी को लगभग 8 साल ही हुए थे जब उसका पति उसे और उसके दोनों बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। घर की जिम्मेदारी अब करुणा पर आ गई। उसकी एक 8 साल की बेटी राधा और 6 साल का बेटा सुधीर था। बिन बाप के बच्चों को उसने बड़े लाड प्यार से पाला था। वो बड़ी दयालु थी। उससे जितना बन पाता उससे वो गरीबों को कुछ न कुछ दान पुण्य करती रहती थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। जब भी छुट्टी वाला दिन होता तो करुणा अपने हाथों से मोमोज बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाती। एक रोज, वाह माँ, ये मोमोज तो बड़े ही अच्छे हैं। सचमुच माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मजा आ गया माँ, थोड़े और दो ना। हाँ हाँ, ये लो। मोमोज की खुशबू सूंघकर अब आस पड़ोस के और भी बच्चे वहाँ आ जाते हैं। काकी, हमें भी दो ना मोमोज। हाँ काकी, हमें भी खाने हैं। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी तुम दोनों को मोमोज देती हूँ। करुणा ने उन दोनों बच्चों को भी मोमोज दिए। वो बच्चे भी स्वादिष्ट मोमोज खाकर बहुत खुश हुए। फिर राधा बोली, माँ आप तो अपनी मोमोज की दुकान ही खोल लो, देखना खूब बिक्री होगी, और थोड़ी दाम कम रखना तो देखना खूब सारे लोग आएंगे खाने। बच्चों की वही बात करुणा को जंच गई और उसने हवेली का काम छोड़कर एक ठेला खरीद लिया और उसमें मोमोज बनाकर बेचने लगी। उसने सिर्फ 20 रुपए के हिसाब से मोमोज बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसे अच्छी खासी बिक्री होने लगी। अब उसने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने डाल दिया। अब करुणा की मोमोज से अच्छी कमाई होने लगी। ऐसे वक्त गुजरा। करुणा अब बूढ़ी हो गई। राधा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वो शहर में एक अच्छी नौकरी पर लग गई। करुणा को लगा कि अब उसके अच्छे दिन शुरू होंगे, लेकिन राधा को अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के मिहिर से प्यार हो गया और 2 महीने के अंदर ही सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो दोनों विदेश में नौकरी करने चले गए और वहीं जाकर बस गए। कुछ समय बाद सुधीर ने भी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली। जल्दी लौटना बेटा, ये बूढ़ी अब यहाँ अकेली रह गई। क्या माँ, पहले जाने तो दो, पहले ही टोक दिया। अब सुधीर भी शहर चला गया और करुणा गांव में ही रहकर मोमोज बेचने लगी। लेकिन वक्त के साथ और भी दुकानें खुल गई जिसमें नए नए तरह से मोमोज बनाकर बेचने लगे, जिस कारण अब उसकी दुकान इतनी नहीं चलती। उधर शहर में सुधीर की अच्छी नौकरी लग गई और वो वहीं के ऐशो आराम में खो गया और अपनी माँ को भूल गया। कुछ समय बाद उसने वहीं एक लड़की से शादी भी कर ली और उसके साथ वो वहीं बस गया। करुणा के दोनों बच्चे उससे दूर अपनी अलग दुनिया बसा कर बस गए। बूढ़ी करुणा का काम अब ठीक से नहीं चल रहा था। एक रोज करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी, हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु दया करो। ये बोलकर करुणा वहाँ से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास 2 जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली
वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे, जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे एक प्लेट मोमोज देना। मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं? आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो। जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं, हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों दूत रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था, जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर में। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर जैसे ही पैसों का बैग खोलता है, वो देखता है कि उसमें बस राख है। दोनों फरिश्तों के जादू से वो सारे पैसे राख में बदल गए थे। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो दोनों राख को टटोल टटोल कर देखते हैं, पर पैसों का नामो निशान नहीं होता। अरे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दोनों जुड़वा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और मीरा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया, ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे।
हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें। ये बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी बिताने लगी।